सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनली अपने वुदरिंग वेव्स की जर्नी को शुरू करने वाले हैं। और इस वीडियो को काफी सारे लोग रिक्वेस्ट करे तो लो मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए ये वीडियो लेके। वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ वुवा। हम लोग इसमें वुदरिंग वेव्स की स्टोरी को कवर करने वाले हैं। टू बी ऑनेस्ट इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस जर्नी में तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, चाहे वो एक्शन हो, सस्पेंस हो, थ्रिल हो, ड्रामा हो, एडवेंचर हो, इमोशंस हो और रोमांस ही क्यों ना हो। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। चलो अब हम लोग अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत होते ही हम लोग एक अननोन जगह होते हैं और आसपास अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी स्पेस में हैं और हम लोग के सामने एक ब्लैक होल जैसी चीज है। और फिर हम लोग देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर जिसका नाम है रोवर, और उसके साथ है एक गॉड लाइक बीइंग जो कि हम लोग को देख रही होती है। और जैसे ही वो हमारे हाथ को पकड़ती, हम लोगों के हाथों पे एक मार्क आ जाता है। और अगर तुम्हें नहीं पता ये कैसा मार्क है तो ये है एक रेजोनेटर का मार्क। और किसी भी इंसान के ऊपर इसी डिजाइन का अगर मार्क होता है तो उसे हम लोग एक रेजोनेटर कहते हैं। और वो इंसान 5 एलिमेंट्स जो कि इस गेम के अंदर है उनमें से किसी एक की पावर को यूज कर सकता है। तुम लोग ये देख ही सकते हो कि कैसे इस गॉड लाइक बीइंग ने हम लोगों को वहां से फेंक दिया। फिर एक कमाल का ट्रांजिशन हम लोग को देखने को मिलता है जहाँ पे हम लोग गिरते ही जाते हैं। और फिर लैंड करते हैं सोलारिस 3 जो कि वुवा के वर्ल्ड का नाम है। और गिरने के बाद हम लोग बेहोश हो गए थे, लेकिन जैसे ही हम लोग अपनी आंख खोलते हैं तभी हम लोगों को ये दोनों मोहतरमा मिलती हैं जो कि हम लोग को देख के कहती है कि थैंक गॉड कि तुम सही सलामत हो। हम लोगों ने सोचा कहीं तुम निपुक तो नहीं गए। मैं तो तुम्हें इमरजेंसी CPR देने ही वाली थी, लेकिन अब तुम उठ गए हो तो अच्छी बात है। ये दोनों हम लोग से पूछते कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या तुम अब सही हो। तो हम लोग इनसे पूछते कि आखिर में तुम दोनों कौन हो। फिर ये लाल बालों वाली लड़की कहती कि मेरा नाम चीशिया और ये है यांग यांग। हम लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन हम लोग हैं कहाँ एक्चुअली में। सो यांग यांग हम लोग को बताती कि हम लोग हैं आउटस्कर्ट्स ऑफ जिंजो यानी होंगलोंग में। यांग यांग कहती कि तुम्हारे कपड़े देख के लगता है कि तुम यहाँ के नहीं हो, क्या तुम एक ट्रैवलर हो। हम लोग उसे बताते हैं कि हम लोग को एक्चुअली में याद नहीं है कि हम लोग हैं कौन, हमारी मेमोरीज हम लोग के पास एक्चुअली में है ही नहीं अभी। यांग यांग कहती है अच्छा तुम्हें यही नहीं पता कि तुम हो कौन। तभी वहाँ पे एक तेज हवा बहती है। यांग यांग कहती है कि मुझे लगता है कि यहीं पास में एक नई टैसिड फील्ड आई है। हम लोग उससे पूछते हैं कि टैसिड फील्ड क्या होती है एक्चुअली में। चीसिया कहती है कि अगर मैं तुम्हें छोटे में बताऊं तो कुछ खतरनाक होने वाला है यहाँ पे। और फिर तभी चीसिया के टर्मिनल पे एक मैसेज आता है। चीसिया कहती है कि हम लोग को यहाँ पे ज्यादा देर नहीं लगाना चाहिए, बाईजिया हम लोग को बुला रही है, हम लोग को उसके पास जाना चाहिए। यांग यांग कहती है अभी तुम्हारे पास अगर कोई नाम नहीं तो क्या हम लोग तुम्हें रोवर बुला सकते हैं। हम लोग कहते हैं हाँ ठीक है, रोवर वैसे भी हम लोग को सूट करता है। फिर क्या हम लोग चीसिया और यांग यांग के साथ चल देते हैं, क्योंकि यांग यांग ने हमसे कहा था कि जब तक तुम्हारी मेमोरीज नहीं आ रही तो तुम हमारे साथ चल सकते हो। और जब हम लोग रास्ते में चल रहे थे, इस जगह को एक्सप्लोर कर ही रहे थे, चीसिया भी हम लोग से कहती है कि इवन दो मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम्हें भी नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बता सकती कि तुम एक रेजोनेटर जरूर हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ पे एक टैसिड मार्क है। हाँ, ये लोग उसी मार्क के बारे में बात कर रहे हैं जिसको मैं तुम लोग को पहले बताया था। और चीसिया हम लोग को ये भी बताती कि जो रेजोनेटर्स होते हैं उन्हें टैसिड फील्ड के बारे में पता चल जाता है, जैसे कि यांग यांग को भी पता चला था। और रास्ते में हम लोग चल ही रहे थे, लेकिन तभी हम लोग को एक टैसिड डिस्कॉर्ड मिलता है। और अगर तुम्हें नहीं पता कि टैसिड डिस्कॉर्ड्स क्या होते हैं तो टैसिड डिस्कॉर्ड एक तरह के मॉन्स्टर्स या क्रीचर्स बोल सकते हैं इन लोग को, जो कि नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस की वजह से पैदा होते हैं। फिर क्या हम लोग रास्ते में जा ही रहे होते, लेकिन तभी हम लोग को एक ड्रैगन की मूर्ति देखने को मिलती है, जिसे देख के हमारी मेमोरीज में कुछ न कुछ एक चीज ट्रिगर होती है। यांग यांग हम लोग से आके पूछती क्या हुआ, तुम यहाँ पे रुक क्यों गए हो। हम लोग बताते कि इसको देख के मुझे लग रहा कि मुझे कुछ याद आ रहा है। यांग यांग कहती कि ये हमारे सेंटिनल की मूर्ति है जिसका नाम है जुए। और वो हम लोग को ये भी बताती है कि होंगलोंग जिस जगह में अभी हम लोग हैं उसमें एक्चुअली में 6 सिटीज हैं, और इस कंट्री की जो मेन कैपिटल है वो है जिंजो सिटी। और हर सिटी के पास उसका एक सेंटिनल होता है। और अगर तुम्हें नहीं पता सेंटिनल कौन होते हैं, ये एक तरह के गॉड लाइक बीइंग्स होते हैं जो कि ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं टैसिड डिस्कॉर्ड्स, द लेमेंट और द थ्रिनोडियन से। टैसिड डिस्कॉर्ड तो तुम्हें पता चल गया कि कौन होते हैं, लेकिन लेमेंट और द थ्रिनोडियन कौन होते हैं वो मैं तुम्हें आगे की स्टोरी में बताऊंगा।
और यांग यांग से थोड़ा बहुत और बात करने के बाद हम लोग को ये भी पता चलता है कि हांगलॉन्ग में ही बस सेंटिनल नहीं होते हैं। अगर हम लोग किसी और कंट्री में जाएं या फिर किसी और नेशन में जाएं तो वहाँ के भी अलग सेंटिनल्स होते हैं। और सेंटिनल से बस जो हाईएस्ट ऑफिसर है जिंजो की, मैजिस्ट्रेट ऑफ जिंजो ही बस बात कर सकते हैं। सेंटिनल्स बस उन्हीं की सुनते हैं। फिर क्या हम लोग इनसे थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद एक पहाड़ी की चोटी पे पहुंचते, जहाँ पे हम लोग को फाइनली एक क्लियर व्यू मिलता है जिंजो की मेन सिटी का, जहाँ पे हम लोग को चीशिया बताती भी है कि जिंजो एक्चुअली में मोस्ट सेफेस्ट प्लेस है यहाँ की। हमारे पास खुद का एक बैरियर है, खुद की एक मिलिट्री है और हाँ बहुत सारे रेजोनेटर्स भी हैं जो कि अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। और तभी हम लोगों को एक टैसिट फील्ड देखने को मिलता है। और फिर क्या हम लोग चल देते हैं उस टैसिट फील्ड के पास जाके उसे करीब से देखने के लिए कि आखिर में यहाँ पे है क्या। लेकिन फिर हम लोग के साथ कुछ ऐसा होता है और जैसे ही हम लोग उस टैसिट फील्ड के पास जाते हैं हम लोगों को बाइजिया मिलती है जो कि हमारे पास आके कहती है तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम बिल्कुल सही हो। चीशिया बताती कि हम लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर और टैसिट डिस्कॉर्ड्स को बड़े आराम से हराते हैं। बाजिया कहती है कि मैंने इसका चेकअप कर लिया, हम लोग को यहाँ पे ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए क्योंकि ये जगह खतरनाक है। लेकिन फिर हम लोग के साथ ये होता है। हम लोगों को एक बहुत ही खतरनाक टैसिट डिस्कॉर्ड या फिर टैसिट डिस्कॉर्ड का बॉस कह सकते हैं इसको अटैक कर देता है। और हाँ हम लोगों को इसको हराना पड़ेगा। अगर हम लोग इसे नहीं हराएंगे तो ये हम लोग की जान ले लेगा। फिर क्या हम लोग वही करते हैं जो हम लोग को करना चाहिए, इससे लड़ते हैं। और हाँ इससे तब तक लड़ते हैं जब तक हम लोग इसे हरा ना दे। लेकिन जब हम इस क्राउनलेस को हरा देते हैं तो हाँ वो अपने पीछे एक तरह की इमेज छोड़ के जाता है। यांग यांग कहती है ये तो एक तरह का एको है। क्या रोवर तुम्हें पता है कि एकोज और रिवर्बरेशन क्या होते हैं? हम लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग को नहीं पता कि एकोज क्या होते हैं। तो यांग यांग हम लोग को समझाती है कि इस पूरे वर्ल्ड में हर चीज एक फ्रीक्वेंसी से बनी होती है और हर फ्रीक्वेंसी अपने पीछे एक ना एक रिवर्बरेशन छोड़ती है। जब हम लोग किसी टैसिट डिस्कॉर्ड को हरा देते हैं तो वो अपने पीछे एकोज छोड़ देते हैं जो कि उनकी एक तरह की रिवर्बरेशन होती है। हम लोग इन्हें एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इनको हम लोग बाद में यूज भी कर सकते हैं। और हाँ अगर तुम्हें नहीं पता कि टर्मिनल्स क्या होते हैं, टर्मिनल्स एक तरह के डिवाइस होते हैं जिसमें हम लोग एकोज को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। और हाँ टर्मिनल्स हम लोग को कई सारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में भी हेल्प करते हैं। चीशिया हम लोग को कहती कि अपने टर्मिनल से इसे अब्सॉर्ब करने की जरा कोशिश तो करो। लेकिन हम लोग अपने टर्मिनल से तो नहीं इसे अब्सॉर्ब कर पाते। लेकिन फिर हमारा हाथ अचानक से कुछ अपने आप ही करने लगता है और फिर ये होता है। समहाउ हम लोग उस एको को क्या कहते हैं अब्सॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन ये अपने आप ही हो जाता है। हम लोग इस चीज़ को नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी ये चीज़ हो जाती है। और अपने आसपास चीशिया खड़ी थी, यांग यांग खड़ी थी और बाइजिया खड़े थे। ये तीनों लोग हम लोग को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि जो पावर हम लोग से उस समय निकल रही थी वो बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल थी। चीशिया हम लोग से एक्साइटेड होकर बहुत सारे सवाल पूछने लगती कि कितने एकोस तुमने अपने हाथ के अंदर रखा है। तो यांग यांग कहती चीशिया वो अभी अभी उठा है तो उसे थोड़ा आराम करने दो। और वो कहती बाइजिया क्या हम लोग रोवर को लेके हॉस्पिटल लेके चल सकते हैं ताकि हम लोग इसे थोड़ी बहुत मेडिकल फैसिलिटी दे सकें। और हम लोग इन लोग से एक बातचीत कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी उन लोग के जो टर्मिनल्स होते हैं उन पे एक मैसेज आता है। फिर क्या हम लोग देखते हैं कि आखिर में इस मैसेज में है क्या। इस होलोग्राम के अंदर जिनशी का मैसेज होता है जो कि पूरे जिंजो की मैजिस्ट्रेट है, यानी कि वन ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटी है ये पूरे जिंजो की। जिनशी हम लोग से कहती है कि मून चेसिंग फेस्टिवल जल्दी आने वाला है। बहुत सारे लोग अलग अलग सिटीज़ और कंट्री से आते हैं जिंजो में ताकि वो ये फेस्टिवल को देख सकें। लेकिन इन सारे विजिटर्स जो कि आने वाले जिंजो में उनमें से एक बंदा है जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे हांगलॉन्ग के लिए वो बंदा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग आपका इंतजार बहुत ही लंबे समय से कर रहे थे। जैसे कि अभी यहाँ का माहौल है आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा लेकिन हम लोग आपको जानते कि आप आखिर में हैं कौन। और हम जानते हैं कि आपको ये भी महसूस हो रहा होगा कि आपके साथ बहुत ही अजीबो गरीब चीज़ें हो रही हैं आजकल।
अगर आप जिंजो में रहना चाहते हैं तो मैं आपसे बिल्कुल मिलने के लिए तैयार हूँ और मैं आपको सिटी हॉल ऑफ जिंजो में मिलूंगी। हाँ, मुझे पता है कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा होगी हैंडल करने के लिए और मुझसे आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन मैं आपको इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकती कि मैं आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाऊँ। फिर इस मैसेज के बाद जिनशी वहाँ से चली जाती है और यांग यांग, चीसिया और बाइजे एक तीसरे में बात करते हैं और कहते कि लगता है जिनशी जिसके बारे में बात कर रही थी वो बिल्कुल रोवर ही है, और अगर हमारी मिस मैजिस्ट्रेट किसी बंदे में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखा रही है यानी कि वो इंसान हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर क्या, इन लोगों से बात करने के बाद हम लोग चल देते हैं जिंजो की मेन सिटी की ओर, लेकिन तभी जब हम लोग एंट्री कर रहे होते तभी एक अजीबोगरीब फिगर हम लोगों के ऊपर नज़र रखी हुई होती है जो कि हम लोगों को सीड ऑफ फेट बोलती है और वहाँ से गायब हो जाती है और हम लोग को नहीं पता चलता कि आखिर में ये है कौन, लेकिन चलो देखते हैं, आगे की स्टोरी में हम लोग को पता चल ही जाएगा। और हाँ, मुझे बिल्कुल पता है कि ये कौन है, लेकिन मैं तुम लोग को स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, तब ना तुम लोग की स्टोरी का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या, जिंजो सिटी पहुंचते ही हम लोग को जिंजो सिटी का एक पूरा ओवरव्यू देखने को मिलता है कि कितनी अच्छी सिटी ये है, कितनी ज़्यादा एडवांस है और कितनी ज़्यादा सुंदर सिटी है ये। और अगर तुम्हें कोई कन्फ्यूजन हो रही तो मैं चलो उसको क्लियर कर देता हूँ। जिस जगह इस समय हम लोग हैं वो है जिंजो, और वो ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये है जिंजो की मेन सिटी। और ये जो पूरा एरिया है मैप का उसको हम लोग होंगलोंग कहते हैं। इसको एक तरह की तुम कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट कह सकते हैं जिसमें सेवरल सिटीज़ हैं और जिंजो उन्हीं एक सिटी में से एक है। फिर क्या, यहाँ हम लोग पहुँचते ही अपने टर्मिनल को यहाँ पे रेजोनेंस बीकन के अंदर डाल देते हैं ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे टर्मिनल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। फिर क्या, यांग यांग और चीसिया से थोड़ी बहुत बात करने के बाद हम लोग कहते हैं कि हम लोग को जिनशी से मिलना है जो कि मैजिस्ट्रेट है पूरे जिंजो की। और हाँ, ये वन ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटी है यहाँ पे। तो हम लोग के पास वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन है तो हम लोग को जिनसी से कुछ क्वेश्चन पूछने थे, तो हम लोग चल देते सिटी हॉल की ओर और अंदर जाते ही हम लोग को देखते हैं कि यहाँ का व्यू कितना ज़्यादा अच्छा है। सिटी हॉल के अंदर हम लोग थोड़ा अंदर जाते हैं, सोचते हैं कि जिनसी हम लोग को मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे हम लोग को एक रिसेप्शनिस्ट मिलती है जो कि हम लोग से कहती है कि लेडी जिनसी अभी तो यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे बैठ के इंतजार करिए, मैं लेडी सैनहुआ को भेज रही हूँ जो आपसे बात करेंगी। फिर क्या, थोड़ा बहुत बैठने के बाद हम लोग को सैनहुआ मिलती है जिससे हम लोग पहली बार मिल रहे होते हैं और तुम लोग देख सकते हो कि इसका जो टैसिट मार्क है वो इसकी आंखों में, कितना कूल है ना ये। सैनहुआ हम लोग से कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं इतना ज़्यादा टाइम लगाई आपसे मिलने के लिए। मेरा नाम है सैनहुआ और मैं हूँ बॉडीगार्ड मैडम मैजिस्ट्रेट यानी जिनशी की। और मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि जो हमारी मैडम मैजिस्ट्रेट है यानी जिनशी है वो इस समय बाहर हैं और जिंजो के अंदर नहीं है, इसलिए उन्होंने आपके लिए ये गिफ्ट भेजा है। और जिनशी ने ये भी कहा है कि ये जो गिफ्ट उन्होंने आपको दिया है अगर आप उसको अच्छे से स्टडी करेंगे और उसके पजल को सॉल्व करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सैनहुआ हम लोग को ये भी बताती कि कैसे जिनशी 3 दिनों बाद आपसे मिल पाएगी क्योंकि वो 3 दिनों बाद ही आएगी जिंजो में। और तब तक जिनशी ने आपको जो गिफ्ट दिया है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें क्योंकि आपको बहुत अच्छे आंसर मिलने वाले अगर आप उसे सॉल्व करेंगे तो। और सैनहुआ से बात करने के बाद हम लोग वापस चल देते हैं अपने दोस्त यांग यांग और चीसिया से मिलने, जिनके चेहरे कुछ और ही चीज़ें बता रही थी हम लोग को। इनको देखने के बाद हम लोग भी ये देख सकते हैं कि कैसे इन लोगों के मुंह लटके हुए थे। और इन लोग का मुंह इसलिए लटका हुआ क्योंकि जो टैसिड डिस्कॉर्ड्स हैं यानी कि वो जो मॉन्स्टर्स हैं, जो टैसिड फील्ड है जहाँ से वो लोग निकलते हैं, वो दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही हैं जिंजो के अराउंड। और इन लोगों की बातचीत सुनने के बाद हम लोग को ये भी पता चलता है कि कैसे जिंजो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ सकता है किसी भी समय में। और इन्हीं सब कॉन्वर्सेशन के बीच में हम लोग चीसिया और यांग यांग को वो सारे गिफ्ट भी दिखाते हैं जो कि हम लोग को टोकन्स की तौर पे जिनशी ने दिया था। पहली चीज एक कैंडी होती है, दूसरी चीज एक सन डायल होती है और एक जो सन डायल होता है वो सनलाइट की डायरेक्शन को बताता है। और तीसरी चीज़ एक पेड़ का पत्ता होता है जो कि ब्लैक कलर में होता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक कलर है किसी भी पत्ते के लिए। और चौथी चीज़ एक मैंगो स्ट्रीन फ्रूट होता है। हम लोगों को इन सारी चीज़ों को देख के एनालाइज करना है कि आखिर में जिनशी हम लोग को क्या बताना चाहती थी, जो कि वो हम लोगों को इन गिफ्ट के द्वारा हिंट कर रही है। फिर क्या, इन्हीं सारी चीज़ों को लेके हम लोग आसपास के लोगों से पूछने चले जाते हैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि जो पहली चीज़ हम लोगों को जिनशी ने दी थी वो एक कैंडी थी, तो हम लोग बच्चों से पूछने चले जाते हैं कि ये वाली कैंडी आखिर में कैसी है, किस प्रकार, क्योंकि बच्चे हमेशा कैंडीज के बारे में जानते हैं। पहले तो हम लोग इस बच्चे को अपनी कैंडी देते हैं जिसके बदले में वो खा जाती है उस कैंडी को, कहती कि इस कैंडी को मैंने खाया नहीं है कभी ज़िंदगी में, इसका टेस्ट बड़ा अलग है, अब मैंने इस कैंडी को खा लिया तो तुम मेरी वाली कैंडी ले लो, क्योंकि मैडम मैजिस्ट्रेट ने कहा है कि हम लोगों को सबके साथ काइंड रहना चाहिए। फिर क्या, हम लोग चल देते हैं मिस्टर मोटेफी से मिलने जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी है। हम लोग मिस्टर मोटेफी से कहते हैं कि मिस्टर मोटेफी हम लोग यहाँ पे बाइजिया से मिलने आए हैं। आप क्या जानते हैं कि बाइजिया
बाइजिया किस ओर गई है। मॉर्फी हम लोग से कहता है कि जो बाइजिया है वो डाटा एनालिसिस रूम में, अगर तुम लोग उनसे मिलना चाहते हो तो जाओ उस कमरे में जाओ, वहाँ पे तुम्हें बाइजिया मिल जाएगी। तो हम लोग चले थे डाटा एनालिसिस रूम में। वहाँ पे हम लोग को बाइजिया मिलती जो कि कहती है कि रोवर, मैंने जो तुम्हारे ऊपर डेटा कलेक्ट किया था उसकी स्टडी मैंने कर ली और रिजल्ट जल्दी आने वाला, और आज मैं तुम्हारी फिजिकल डाटा को भी कलेक्ट करने वाली हूँ, जिसमें तुम्हें मेरे ख्याल से कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा। और इसी कॉन्वर्सेशन के बीच में हम लोग वो टोकन्स भी दिखाते जो कि जिनशी ने हम लोग को एज अ गिफ्ट दिया था, और बाइजिया हम लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज देती है उन सब चीज़ों पे कि उसकी हाइपोथेसिस क्या है इन सारी चीज़ों के ऊपर, और जिनशी हम लोग को क्या बताना चाहती है। फिर क्या मिस्टर मॉर्फी आते हैं हम लोग के पास जो कि कहते हैं अगर तुम्हें इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई भी रिसर्च करानी तो तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें 5 मिनट में उन पर रिसर्च करके बता दूंगा कि आखिर में इसका क्या मतलब है। तो हमारे पास जो सन डायल होता है जो कि जिनशी ने हम लोग को दिया होता है वो हम मिस्टर मॉर्फी को दे देते हैं ताकि वो हम लोग को बता सके कि आखिर में इसका क्या काम है और जिनशी हम लोग को इससे क्या बताना चाहती है। और बाइजिया फिर हम लोग को बताती कि जो डेटा एनालिसिस मैंने तुम पे किया है उसके बाद मुझे ये पता चलता है कि जो टैसिट डिस्कॉर्ड को तुमने अब्सॉर्ब किया था वो ओवरलोड क्लास का था और तुमने उसको अपने हाथों से अब्सॉर्ब कर लिया। वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। आमतौर पर रेजोनेटर्स अपने टर्मिनल से एक्कोस को अब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन तुम्हारा केस अलग है, तुम अपने हाथों से एक्कोस को अब्सॉर्ब कर रहे हो जो कि एक बहुत ही रेयर केस है। और इसी कॉन्वर्सेशन के बीच में हम लोग को बाइजिया टैसिट डिस्कॉर्ड्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत ज्ञान देती कि कैसे किसी टैसिट डिस्कॉर्ड में जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसी हिसाब से उसकी क्लास को डिटरमाइन किया जाता है। अगर मैं तुम्हें कुछ कैटेगरीज का नाम बताऊं तो उसमें आते हैं कॉमन, एलिट, ओवरलॉर्ड एंड कैलामिटी। और कुछ स्पेशल टाइप के भी टैसिट डिस्कॉर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग डिथ्रिनोडियन भी बोलते हैं। और हम लोग को बाइजिया एक्कोस के बारे में भी बताती है कि जैसे हम लोग टैसिट डिस्कॉर्ड को हरा देते हैं उनके पीछे जो छूटी हुई फ्रीक्वेंसी होती है और जो एनर्जी होती है उसको हम लोग रिवर्बरेशन कहते हैं। अगर हम लोग उसको ऑब्जॉर्व कर ले तो हमारे पास एक एको आ जाएगा जिसको हम लोग अपनी बैटल्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। और अगर हाँ भाई लोग, अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बताऊं तो हाँ, अगर किसी भी टैसिट डिस्कॉर्ड को हम लोग हराते हैं तो उसको हम लोग ऑब्जॉर्व कर सकते हैं और उसके बाद वो टैसिट डिस्कॉर्ड हमारा एको बन जाता है और उस एको को हम लोग अपनी बैटल्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। यानी कि जिस इंसान को हम लोग ने हराया बाद में हम लोग उसे अपनी लड़ाई में यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग पोकेमॉन्स में किया करते थे कि किसी पोकेमॉन को हराते थे, उसको कैप्चर करते थे, उसके बाद हम लोग उसी के साथ बैटल भी करते थे। सो हाँ, ये एक सिंपल वे है एक्कोस को समझाने का। फिर बाइजिया हम लोग से कहती है जो तुम्हारा टर्मिनल है उसके अंदर मुझे क्राउनलेस की एनर्जी फील नहीं हो रही है। और हाँ, क्राउनलेस वही एको है जिसको हम लोगों ने अपने हाथों से अब्सॉर्ब कर लिया था। सो इसका मतलब ये है कि वो एको तुम्हारी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो गया है। लेकिन आखिर में तुमने ये कैसे कर लिया है? क्या तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो कि फ्रीक्वेंसीज को अब्सॉर्ब कर सकता है? बाइजिया कहते हैं कि तुम्हारे जैसे रेजोनेटर्स ओवरक्लॉकिंग का शिकार हो जाते हैं। तो हम लोग पूछते हैं ओवरक्लॉकिंग क्या होता है? बाइजिया हम लोग को बताती है जब कोई भी इंसान या रेजोनेटर की मेंटल कैपेसिटी से ज्यादा एनर्जी उसके पास आ जाती है और उनका ब्रेन ओवरवेल्म्ड हो जाता है उस एनर्जी से, तो वो अपना कंट्रोल खो देते हैं अपने फोर्ट यानी अपने पावर से, जिससे एक ओवरफ्लो ऑफ रेजोनेंस एनर्जी होता है। और हाँ, चिंता करने की कोई बात नहीं, हम लोगों ने पहले से एक ओवरक्लॉक डायग्नोसिस प्रोसेस बनाया गया था कि हम लोग किसी भी इंसान की ओवरक्लॉकिंग की पोजीशन को ट्रैक कर सके और उसे पहले ही बता सके कि वो कब ओवरक्लॉक हो सकता है। बाइजिया कहती है कि तुम्हें ओवरक्लॉकिंग की चिंता करने की कोई बात नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर या तो कोई एक डिमेंशन है या फिर एक ऐसा क्रीचर है जो कि सारी चीज़ें कंज्यूम कर लेता है जब भी तुम कुछ ऑब्जॉर्व करते हो। फिर बाइजिया हम लोग को एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर डाल देती है जहाँ पे वो हम लोग से कहती है अगर तुम यहाँ पे ट्रेनिंग करोगे और टैसिट डिस्कॉर्ड्स को मारोगे तो मेरे ख्याल से मैं तुम पे और भी ज़्यादा रिसर्च करके तुम्हारे बारे में और भी चीज़ें बता सकती हूँ कि तुम आखिर में ऐसे क्यों हो। फिर क्या, यहाँ पे तुम देख ही सकते हो कि हमारे सामने बहुत सारे टैसिट डिस्कॉर्ड्स आ जाते हैं जिनको हम लोग लड़ते हैं और बाद में हरा भी देते हैं। फिर क्या, अपना ट्रेनिंग सेशन करके हम लोग यहाँ से निकलना ही चाहते हैं, लेकिन फिर हम लोग के साथ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती है। हम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश तो करते लेकिन बार बार वहीं सेम जगह पे आ जाते हैं और जो हमारा कनेक्शन होता है बाइजिया के साथ वो भी टूटने लगता है। और जितनी भी बार हम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर ले हम लोग बार बार वही सेम जगह पे आके खड़े हो जा रहे थे और फिर सडनली हम लोग के सामने एक मिस्टीरियस टैसिट डिस्कॉर्ड आके बैठ जाता है, जिसके जैसे ही हम लोग करीब जाते तो हम लोग के साथ ये होता है। फिर क्या, इन सारी चीज़ होने के बाद हम लोग फाइनली अपने होश में आते हैं जहाँ पे यांग यांग हम लोग को कहती है रोवर रोवर।
क्या तुम अब ठीक हो? बाईजी आखिर में यहाँ पे हुआ क्या था? बाईजी हम लोग से पूछती, रोवर क्या तुम्हें याद है जो तुमने देखा था वहाँ पे? फिर क्या हम लोग यांग यांग और बाईजिया को बताते कि हम लोगों ने आखिर पे वहाँ पे क्या देखा था। हम लोग उन लोग को बताते कि कैसे हम लोगों ने एक जायंट टैसिड डिस्कॉर्ड को देखा था जिसके पास एक बहुत ही बड़ा साइट था जो कि हम लोग पे अटैक ही करने वाला था, लेकिन तभी हम लोग होश में आ जाते हैं। बाईजिया हम लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत सोनारोस्फेयर के बारे में बताती है। वो बताती कि कैसे सोनारोस्फेयर वो सारी चीज़ को कैप्चर करता है जो कि एक टाइम पे या फिर प्लेस पे कभी ना कभी तो हुआ था, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो। और जो मैंने ट्रेनिंग ग्राउंड तुम्हारे लिए बनाया था वो भी एक स्ट्रक्चर था सोनारोस्फेयर का। फिर क्या बाईजिया से बात करने के बाद बाईजिया हम लोग से कहती है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे लगता है कि तुम्हारी कंडीशन सही है, बस तुम्हारे ब्रेन के साथ कुछ दिक्कत है इसलिए तुम्हारे मेमोरीज वापस नहीं आ रही है। फिर क्या बाईजिया से बात करने के बाद हम लोग मॉर्टेफी के पास चले जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने उसे अपना सन डायल दिया था और पूछने जाते हैं कि क्या उसने कोई नई रिसर्च फाइंड की उसको सेट स्टडी करने के बाद। मॉर्टेफी हम लोग को बताता है ये एक सन डायल नहीं है बल्कि एक तरह का पजल बॉक्स है और इसके अंदर एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा, मेरे ख्याल से उस पर कुछ लिखा होगा जो तुम लोग के काम आ सकता है। फिर क्या हम लोग को बाईजिया मिलती है और इन लोगों से बात करने के बाद हम लोग को द लेमेंट के बारे में पता चलता है। द लेमेंट एक ऐसा फिनोमिना है जो कि एक तरह का डिस्ट्रक्शन फिनोमिना है और डिस्ट्रक्शन कई फॉर्म्स में आ सकते हैं, या तो वो एक सुनामी हो सकती है, वो या तो वो एक अर्थक्वेक हो सकता है, या फिर वो टैसिड डिस्कॉर्ड्स का अटैक हो सकता है, यानी कि एक मॉन्स्टर्स का बहुत ही बड़ा अटैक हो सकता है। और इस लेमेंट के वजह से ही टैसिड डिस्कॉर्ड का फॉर्मेशन शुरू हुआ है इस वर्ल्ड के अंदर। तो हाँ भाई लोग, लेमेंट एक बहुत ही बड़ा चीज़ है जो कि इस वर्ल्ड के अंदर होता है, एक बहुत ही क्रूशल चीज़ भी है जो कि हमारी स्टोरी के अंदर टेक प्लेस करता है। फिर क्या मॉर्टेफी हम लोग के पास आता है उस सनडायल को सॉल्व करके और उससे जो क्लूज हम लोग को मिलते हैं हम लोग चल देते हैं उस जगह पे जहाँ पे हम लोग को ये सनडायल क्लूज दे रहा था। और जब हम लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं यांग यांग से हम लोग थोड़ा बहुत बात करते हैं जहाँ पे हम लोग को चैंग ली के बारे में पता चलता है। वो हम लोग को बताती है चैंग ली एक्चुअली में काउंसलर है मैडम मैजिस्ट्रेट की, क्योंकि जो हमारी जिनची है वो एक्चुअली में अभी बहुत ही ज़्यादा यंग है तो उसको एक मास्टर की ज़रूरत या फिर एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ती रहती है बीच बीच में, तो चैंग ली वही मास्टर है। फिर क्या वहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं, चीशिया से बात करते हैं थोड़ा बहुत, उसको बताते कि अंदर हम लोग के साथ क्या क्या हुआ। चीशिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती। फिर उन लोग से बातचीत करने के बाद हम लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं तो हम लोग का ऐसा लगता है कि कोई तो हम लोग के ऊपर नज़र रख रहा था और हम लोग का शक बिल्कुल सही था। हम लोग के पीछे दो लोग खड़े थे जो कि हम लोग पे नज़र रख रहे थे, लेकिन उन दोनों के ऊपर भी सैन हुआ नज़र रख रही थी। और यहीं पे हम लोग के वेदरिंग वेव्स की स्टोरी की जर्नी में पार्ट 1 खत्म होता है। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ भाई लोग, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं इस सीरीज़ को भी कंटिन्यू रखूँ जैसे कि मैं गेंशिन इम्पैक्ट की रखता हूँ। तो हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को कर लो लाइक। मैं मिलूंगा तुम्हें एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।